हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में, जिसमें हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले। साहब ये लेक्चर नंबर है 8। वैसे तो ये लेक्चर नंबर 8 है, बट इसको होना चाहिए था 12, क्योंकि हमने क्लासेस इसमें लिए 3 घंटे 4.5 घंटे की। 1.5 घंटे की क्लास होती है, 4.5 घंटे मतलब 3 क्लास के बराबर हो गया, है ना। तो वैसे मत समझिएगा सर, सिर्फ 8 लेक्चर में आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 8 लेक्चर में मैंने 150 से ज्यादा सवाल करा दिया। ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 8 में हमारा गोल क्या है? तो हमारा सबसे पहला गोल है मैग्नेटिक मूवमेंट को समझना। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है साहब? वो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा। हाँ, लेकिन यहां पे मैग्नेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझे। उसके बाद उस डाइपोल को अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। तो हम टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल समझेंगे एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंसेप्ट को समझेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कई टीचर या कई किताबों में ये प्रेफर करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एमीटर, वोल्ट मीटर का कन्वर्जन, और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का कन्वर्जन। वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं, मीटर को हम कैसे लगाते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना पढ़ के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। सर अब क्या पढ़ाओगे? अब हम आपको बताएंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या, बस हम ये समझाएंगे। बाकी गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाती है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इसके न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं। तो कई बार मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपको एमीटर और वोल्ट मीटर के वो सवाल मिलेंगे जो मैं पहले आपको करा चुका हूं। आइडियली वही होना चाहिए, वो उसका क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ भी आया तो मैकेनिज्म अलग है। और अंदर में एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, अंदर में वोल्टेज मेजर कैसे करता है, करंट डिटेक्ट कैसे करता है, वो हम समझेंगे। गैल्वेनोमीटर मूविंग, और इसका नाम गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब इसमें के अंदर जो कॉइल होता है वो रोटेट कर रहा होता है। तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कैसे करता है, उसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। राइट, चलिए साहब तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो 1997 में पीवाईक्यू के फॉर्म में पूछा था। टू पैरेलल वायर इन अ फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड इच कैरीज अ करंट 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। इतने दूरी पर है दो वायर, दोनों में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इन सेम डायरेक्शन। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर वायर पर यूनिट लेंथ। ये क्या पूछा है बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल इस पे पूछे जाते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 बटा ए, ऐसे ही आया था क्या कुछ? तो भूल ही गया। 4 पाई नहीं आया था, 2 पाई आया था यार। म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई है, ऐसा कुछ आया था। सर ये तो भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। तो मत रटो ना, मत रटो। ये वायर है, हाँ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ I1, इसके वजह से इस वायर में जहां पे I2 करंट फ्लो कर रहा है फोर्स कितना लगेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख लो। हाँ, ये तो बहुत आसान है। इसका मैग्नेटिक फील्ड किसी ए डिस्टेंस पे तो हमें पता है, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई ए। सर ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स लिखना है, फोर्स होता है BI L। ये रहा आपका B, ये रहा आपका I, और L 1 मीटर रखना है, क्योंकि आपको फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स पर मीटर चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I बटा 2 पाई ए, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई ए इंटू I2, बस। म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई ए इंटू I2। मतलब सोच, कई बार बच्चों का अरे हमको याद नहीं है क्या लगता है फोर्स बिटवीन टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड जानता है ये तो। मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पहले क्लास से पढ़ता आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से बैट्स वाट लॉ से निकाला था वही। और बिल तो बी का बी आता है, आई और एल एक लेना है। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हम ऐसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻7 हो जाएगा, और इंटू 2 इंटू करेंट 10 बटा 10 बटा 100।
ना 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 ना, I1 I2 दोनों में 10 10, सॉरी सर 10 10 10। ये आएगा एमीटर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, मतलब 1/10 ऐसा कुछ है। 1/10 ऊपर जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा 10⁻³ और ये 7 है तो 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4 और फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4 ये आ गया। समझ आ गया, बहुत ईजी है यार। नेक्स्ट देखिए, टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, both of them carrying 1 ampere current, then force of attraction per unit length between the two wires। एकदम वही सवाल खूब पूछे जाते हैं। अच्छा एक नीट 2017 में सवाल पूछा था, नीट 2017 में सवाल पूछा था, बोला कि 3 इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है, 3 इन्फाइनेट लार्ज करंट कैरिंग वायर है। एक वायर ये है तो क्रॉस है, ऐसे वायर रखा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और इसमें करंट जा रहा कुछ आई। एक ऐसा वायर है, इसमें करंट बाहर निकल रहा कुछ I2 इन्फाइनेटली लार्ज है, और यहां पे है एक तीसरा और इसमें करंट जा रहा कुछ I2 I3 और इसमें मान लेता I1। तो इस वाले वायर पे नेट फोर्स बताओ पर यूनिट लेंथ, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर। सेकेंड वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के बता दीजिए, सेकेंड वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के बता दीजिए। सर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, हाँ निकालना है। कैसे निकाले, तो सबसे पहले तो ये बताइए अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। सर रिपेल करेगा, क्यों रिपेल करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रिपेल, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट, इधर लगेगा जो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा और इसका भी इधर लगेगा। अब हमको क्या करना है, दोनों का वेक्टर सम करना है। तो चलिए मान लीजिए ये F1 और ये F3, इन दोनों का वेक्टर सम करने से पहले F1 लिखिए। F1 होगा आपका μ0/2π I1 I2 बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ दिया होगा ए, इतना फोर्स ले पर यूनिट लेंथ, और F3 आपका हो जाएगा μ0 I1 I3 बटा, उसने साथ सेम करंट रखा था बेटा, करंट सेम रखा था। सर अगर करंट नहीं रखे सेम तो क्या होगा, करंट सेम नहीं रखोगे तो इनका वेक्टर सम निकालोगे, तो वेक्टर सम निकालोगे तो F बराबर नेट बराबर रूट अंडर, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, F1 का होल स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर, तो यहां से जो कॉमन आएगा तो बाहर ही आ जाएगा। μ0 I1 बटा 2π, μ0 I1 बटा 2π ये बाहर आ जाएगा, μ0 I1 बटा 2π ये बाहर आ जाएगा, रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर प्लस I3 का होल स्क्वायर, ये अंदर बचेगा, ये अंदर बचेगा, ये अंदर बचेगा। समझ आ रही है बात। अब सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, यहां मेरा फर्स्ट टॉपिक जो था, अभी तो हमने 2-3 सवाल कर लिए फटाफट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। क्या था फर्स्ट टॉपिक, ये जो करंट कैरिंग लूप होता है ना, करंट कैरिंग लूप कॉइल, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। क्यों, देखिए पहले तो इसको हटाइए, ये देखिए छोड़िए, ये तुम्हारा एक करंट कैरिंग लूप है, ये रहा करंट कैरिंग लूप। यहां पे मैंने जानबूझ के ये डॉटेड लाइन छोड़ा है कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ये नीचे और ये बाहर है, ऐसे करंट फ्लो कर, ऐसे करंट फ्लो कर, और इसका रेडियस है कुछ r का, ये सेंटर है, यहां से किसी x डिस्टेंस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। अभी आप डाइपोल की बात कर रहे थे, डाइपोल छोड़ो, तू मैग्नेटिक फील्ड बता, सिंपल सा, हम डाइपोल वोपोल की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, यहां पे। तो लिखते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 I r स्क्वायर बटा 2π R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। कितने लोग दिमाग में गलत लिखा मास्टर, गलत लिखा मास्टर, मास्टर एकदम गलत लिखा है गलत लिखा मास्टर।
अगर आपने गलत लिख लिया और आपको पता चला कि गलती हो गई तो एक्टिंग कर रहा, नहीं बेटा मैंने जानबूझ के गलत लिखा। क्या गलत है सर? पाई नहीं आना चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो x को 0 रखो, म्यू नॉट आई बाई 2r आना चाहिए। x को 0 रखो, तो जैसे x को 0 रखोगे तो स्क्वायर का पावर 3/2, तो स्क्वायर और बटा 2 से ये कटेगा, तो क्यूब, स्क्वायर से ये आर क्यूब काटोगे तो आर बचेगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बच रहा है। तो यहां पे तो सिर्फ बचता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो यहां पे 2 रहना चाहिए, पाई नहीं आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है डाइपोल की वजह से। कहां पे? एक्स डिस्टेंस पे। एक्स कितना है? एक्स कंपेरेबल है आर के। एक्स बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं। अगर मैं एक्स को बहुत बड़ा लू तो एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो सर मैं सर्कुलर कॉइल बहुत छोटा ले रहा हूं। एक्स बहुत बड़ा लिया आपने, एक्स बहुत बड़ा लिया है, वही तो बात हो गई, मतलब आर छोटा लिया है। और आर छोटे का क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि एक्स हमने बहुत बहुत बड़ा लिया है आर से, या आर बहुत बहुत छोटा लिया, आर बहुत बहुत छोटा लिया है, मतलब ये स्मॉल स्मॉल सर्कुलर लूप हो गया। स्मॉल सर्कुलर लूप हो गया, एक ही बात है ना यार। आर बहुत छोटा ले लिया, आर बहुत छोटा, आर बहुत छोटा, तो स्मॉल सर्कुलर लूप हो गया। अब स्मॉल सर्कुलर लूप की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखूं तो आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2। आर बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर और छोटा होगा, तो ये बचेगा एक्स का पावर क्यूब। ये आएगा सर? हाँ बिल्कुल सही है। अब याद करो, एक मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है मान लो, जिसका चार्ज यहां पे माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, डाइपोल छोटा है, स्मॉल डाइपोल, आइडियल डाइपोल, एक्स डिस्टेंस पे कहीं यहां पे मैं फील्ड निकाल रहा हूं, तो बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर 2kp बटा आर क्यू, हमको याद है सर, 2kp बटा आर क्यू, एक्स क्यू, एक्स डिस्टेंस है 2kp बटा एक्स क्यू, 2kp बटा एक्स क्यू। ये क्या है सर? वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही है। अब यहां पे देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा कांस्टेंट होता है। देखो ना यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? के। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे के ढूंढने की कोशिश करूं तो म्यू नॉट बाई 2 है। हम जानते हैं मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट आता है बेटा, बार्ट लॉ में जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कांस्टेंट क्या आता है? के की वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 तो है, लेकिन 2 पाई की कमी है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से 2 पाई मल्टीप्लाई और 2 पाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 2 पाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म बन रहा होगा, देखिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 2 बटा 2 पाई। क्या हो गया? तो म्यू नॉट ऊपर और नीचे 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, इसको के बोल सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा के 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, एक आई भी बचा है, बटा एक्स क्यूब। आ गया। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, किसका मैग्नेटिक फील्ड है सर? एक सर्कुलर लूप का। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है सर? एक डाइपोल का। आपको नहीं लग रहा कि डाइपोल ने जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ने जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एक छोटे से माइनस क्यू प्लस क्यू का डाइपोल है, जिसके बीच का लेंथ एल है, एल बहुत छोटा है, अगर एक्स डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, ये तो आपने रटा था 2kp बटा आर क्यूब। उसी तरीके से एक सर्कुलर लूप के वजह से लार्ज डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो ये आ रहा है के इंटू समथिंग बटा एक्स क्यूब। ठीक है सर? तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं क्या कि जो फील्ड आया है, क्या बेटा? फील्ड आया है वो डाइपोल जैसा है। कैसे? तो देखो, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट के, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट के, यहाँ पे कांस्टेंट 2, यहाँ भी कांस्टेंट 2, बचा हुआ टर्म यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। मतलब आप कंपेयर करने की कोशिश करें तो 2k बटा एक्स क्यूब, 2k बटा एक्स क्यूब छोड़ दे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। मतलब एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा होता है, और उस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, नया टर्म आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, वो क्या आ जाएगा? आई
करंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया है लूप का, हाँ तो आप आई इंटू ए लिख सकते हैं। अरे सर लेकिन ये मैथमेटिकली फील आया है। एक्चुअल में क्या एक करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पक्का एक मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, जिस मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। मैथमेटिकली तो चलो आपने जुगाड़ लगा के पता नहीं क्या क्या करके मैथमेटिकली ले आया, लेकिन क्या ये फिजिकली सच में ऐसा होगा? तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ये तो मेहनत कर करके कितना चिल्ला चिल्ला के समझाते, याद है? यहां से जो फील्ड निकलता है यहां पे हम निकाल सकते हैं, यहां पे भी फील्ड होता है लेकिन हम निकाल नहीं सकते। यहां पे सारे छोटे छोटे एलिमेंट का फील्ड ऐड होकर इस तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। यहां से निकलता हुआ होगा तो यहां से अंदर घुसता हुआ होगा। आगे से अंकल तो पीछे से आंटी या आगे से आंटी तो पीछे से अंकल। यहां से फील्ड निकला है तो बेसी बात यहां से अंदर गया होगा। यही तो होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ से अंदर जाता है। पैटर्न तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। ऐसे ऐसे फील्ड होगा, यहां पे देखो तो ऐसे फील्ड होगा, यहां पे देखो तो ऐसे फील्ड होगा, यहां पे ऐसे फील्ड होगा, ऐसे फील्ड होगा। तो नॉर्थ पोल से फील्ड ऐसे निकलता हुआ और यहां पे अंदर जाता हुआ होगा। तो कैसा बिहेव कर रहा है? मैग्नेट जैसा। देखो ना, नॉर्थ पोल से ऐसे फील्ड निकलता हुआ होता है और साउथ पोल पे अंदर आता वो होता है। तो फील्ड लाइंस जो सर्कुलर कॉइल की वजह से होगा वही एक बार मैग्नेट की वजह से होगा। ये तो मैं पहले ही फील आ गया था। अब हमने साहब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला प्रूव किया है और वो एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा, और हमने लार्ज डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न देखी। लार्ज डिस्टेंस पे जाके तो ये आया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था लार्ज डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, स्मॉल डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वैसा ही फॉर्मेट मैच कर रहा था। तो साफ साफ हमें पता चल गया 2kp बटा एक्स क्यू, ये हो जाएगा 2km बटा एक्स क्यू। जहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब आई ए, करंट इंटू एरिया। तो सर ये वेक्टर है कि स्केलर? ऑब्वियस सी बात ये वेक्टर है। वेक्टर, इसका डायरेक्शन होगा, हाँ होगा। कैसा? इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? एम्पियर का पावर 1 L2, m0 लगा ले, t0 लगा ले, इसका डायमेंशन होगा। तो एरिया इनटू करंट, तो इसका डायरेक्शन एक्चुअल में होगा किधर? एरिया वेक्टर की तरफ। अलोंग एरिया वेक्टर, डायरेक्शन अलोंग एरिया वेक्टर, अलोंग एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर किधर होता है? सर एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे बोर्ड है, बोर्ड का एरिया कहां है? आपकी तरफ। ये छत है, छत का एरिया कहां है? नीचे की तरफ। जैसे मैं फोन यहां रख दूं, अब फोन का एरिया कहां है? एरिया के डायरेक्शन बताइए। तो फोन के एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इधर भी तो हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो सर अब आगे लेंगे कि पीछे लेंगे? अब छोटा सा यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मान लीजिए सर्कुलर कॉइल बना है, अब इस सर्कुलर कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा हूं। अब बताइए सर, इसका आर रेडियस है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? क्या सर्कुलर, कोई सा भी सर्कुलर कॉइल, सॉरी कोई सा भी सर्कुलर बार बार क्यों बोल रहा हूं, कोई सा भी करंट कैरिंग लूप हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप, फॉर एनी करंट कैरिंग लूप, फॉर एनी करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया। सर ये तो सर्कुलर के लिए आपने प्रूफ किया, अब कह रहे हो कोई सा भी होगा। हां, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मेट आया वो आई इंटू ए आया है, करंट इंटू एरिया। अब करंट इंटू एरिया तो कुछ भी हो सकता है, एरिया तो किसी का भी ले लेंगे, है ना? तो सब कोई भी लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी शेप का, स्क्वायर शेप का, सर्कुलर शेप का, सेमी सर्कुलर हो, सेमी रेक्टेंगुलर हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करंट इंटू एरिया। तो सर ये रहा आपका करंट और ये रहा रेडियस आर, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताइए। सर आई इंटू इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, रिंग है तो डायरेक्शन के साथ बताओ, डायरेक्शन किधर होगा? तो सुनो ध्यान से। आप जानते हो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। जैसे चार्ज में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक होता है, उसी तरीके से मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ होता है। मतलब जिधर फील्ड लाइन जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, उधर ही मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है,
मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहां पे फील्ड किधर जा रहा, तो सर ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज में कर्लिंग फिंगर रहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, तो अंदर जा रहा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर की तरफ होगा क्रॉस, बस। हाँ, तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा कि नॉर्थ पोल जैसा? सर ये बिहेव करेगा, यहाँ पे ऐसा है कि फील्ड लाइन्स अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, और अंदर फील्ड लाइन्स कहाँ जाता हुआ दिखाई देता, साउथ पोल पे। तो ये बेटा एक्चुअल में साउथ पोल जैसा बिहेव, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। इधर देखिए, मान लीजिए ऐसा है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, आई ऐसे फ्लो कर रहा, तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, करंट इंटू एरिया, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा डॉट, क्यों? ऐसे आ रहा करंट, तो ये नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा। अच्छा, इसमें ऐसे भी समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं, देखो ऐसे समझाते हैं, नॉर्थ को ऐसे लिखते हैं, यानी देखो इधर ऊपर करंट गया ना, तो देखो एन बनाएंगे ऐसे, नॉर्थ हो गया, और देखो नीचे करंट आ रहा तो हम साउथ बनाते, देखो ऐसे ऐसे करंट, ये करंट के डायरेक्शन होते हैं। ये देखो देखो नीचे जा रहा करंट, देखो नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, तो देखो ऐसे जा रहा, अरे छोड़, देखो कहीं पे आंटी दिखी मतलब नॉर्थ, आंटी क्लॉक मतलब नॉर्थ, आंटी क्लॉक से करंट बाहर आता हुआ होता है, और क्लॉक से करंट अंदर जाता हुआ होता है, तो क्लॉक वाइज के लिए, क्लॉक वाइज करंट के लिए साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ दिखाई देगा। एंटी क्लॉकवाइज देखो ना, ऐसे कहते हैं सर, देखो ऐसे एन बनाओ, ऐसे 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 लूप बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसा नॉर्थ दिखाई दे रहा मतलब ऐसे जाएगा करंट एंटी क्लॉक, और साउथ दिखाई दे रहा है ऐसे, साउथ ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे ऐसे करंट ऐसे, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, ऐसे देखो ऐसे आ रहा मतलब साउथ है, ऐसे जा रहा मतलब नॉर्थ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या बना है? मैंने तो कुछ और बना के दिया था। मैंने कुछ और बना के दिया था भाई साहब, इन्होंने बहुत ही गंदा बनाया है। सर आपने ही खराब बना के दिया हो। हाँ, सब का बात में गलती मेरी ही है। देखो, चलो छोड़ो, यहां से हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसा है एक वायर, करंट जा रहा आई, सेंटर है वो, रेडियस आर, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताएं, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्रॉस ले। ये क्या किया, आधा लूप बन रहा। सर ये तो क्लोज लूप पहली बात तो है ही नहीं, फिर आधा लूप कैसे बना? आपको लग रहा है ये क्लोज लूप है? लग रहा है कि ये क्लोज लूप, लग तो नहीं रहा ये क्लोज लूप, फिर भी हम इसको क्लोज लूप मान के लिए, या फिर ऐसे कर दो। अब बताओ, अब बन रहा कि आधा लूप है, अब लिख लो, एक ही बात, अब लग रहा आधा लूप है, ठीक है, वैसे कर लो, अब तो ठीक है ना, ये पूरा लूप होता है, हाँ, और यहां से हटा के हमने आधा बना लिया। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? आधा, आधा आधा सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है कि नहीं है, ये बता दे। सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है कि नहीं है? हाँ, अब देखो इधर, अब देखो इधर, एक ऐसा सेमी सर्कुलर लूप बनाया ऐसा, फिर बनाया ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसे जा रहा करंट, फिर वापस आ रहा करंट, ये रेडियस आर है, ये रेडियस 2r है, पूरा क्लोज लूप बन गया एक। हाँ, जैसे क्लोज लूप, चलो क्लोज लूप हमें बनाना होता है, तो क्लोज लूप बन गया, चलो ये क्लोज लूप बन गया, ऐसे क्लोज, यहां भी क्लोज लूप बन रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब कैसे लिखोगे? देखो ऐसे करंट आया, देखो इधर जा रहा है, ऐसे डिक 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 डिक, ऐसे घूम के डिक 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 डिक, ऐसे गया, क्लोज लूप बना ना भाई, यहां से शुरू हुआ, यहां चला गया। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो सुनो, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे, ठीक है, तुम मान लो कि यहां पे एक वायर ऐसे जा रहा और एक वायर ऐसे आ रहा, हाँ तो यहाँ पे वायर नहीं है, तो एक बार हम ऐसे जाता हुआ मान लेते, एक बार, हाँ ठीक है, ऐसे जाता हुआ मान लेते, एक ही बात है। देखो ना, इधर से करंट ऐसे जाता हुआ मान लिया, उधर से वापस आता हुआ मान लिया, तो इसको बनाओ या ना बनाओ एक ही बात है। हाँ, अब तुम देखो कि एक व्हाइट कलर का ऐसे रिंग बना,
ये पूरा ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, जुग 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 जुग, और यहां गया और ऐसे सीधा यहां तक पहुंच गया। उस पूरे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखो, पूरे का। या इसको छोड़ो, तुम्हें दूसरे तरीके समझाता हूं। तरीके बहुत है समझाने के, तरीके बहुत है, दूसरे तरीके समझाओ। चलो दूसरे तरीके समझाता हूं। ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आप सेंटर यहां पे ओ और ये यहां तक है, 2r रेडियस का सेमी सर्कुलर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख ले। 2r रेडियस का 2r रेडियस के सेमी सर्कुलर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख ले। हाँ, मतलब ये पूरा यहां ऐसा मानता हुआ लिख ले, ऐसा मानता हुआ लिख ले। उसमें से ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को घटा दे, ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट घटा दे। अब नहीं आया समझ में, ये भी छोड़ दे। एक और तरीका बताता हूं। अब कौन सा तरीका है? एक और तरीका बताता हूं। मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है। हाँ, किसका लिखना है सर? इस वाले का लिखना है, इस वाले का लिखना है, इस वाले का लिखना है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? करंट इनटू एरिया। इसका एरिया लिख ले। तुमने जब इस पूरे सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा, आराम से बताता हूं, पूरे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा तो कैसे लिखा सर? करंट आई बह रहा इनटू ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, पूरा एरिया ये लिया हमने, एरिया लिया ये। ठीक है, उसी तरीके से जब यहां आपने लिखा तो क्या लिया सर? करंट आई इनटू ये वाला एरिया लिया हमने। पूरे एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 लिया, राइट? हाँ सर, ठीक है। यहां पे जब लिखोगे तो क्या करना है तुम्हें सर? करंट आई इंटू एरिया लेना है। कौन सा एरिया? इनक्लोज लूप के अंदर वाला एरिया। लूप कैसे बन रहा? देखो, करंट आगे गया और यहां से करंट पीछे, ये वाला लूप बन रहा सर। इसका एरिया लिखो। करंट आई, इसका एरिया लिखो। सर कैसे लिखे इसका एरिया? हम कैसे लिखे? अब जो जुगाड़ लगाओ, इस पूरे का एरिया लिख लो, उसमें से ये वाला एरिया घटा दो, आ जाएगा। पूरे का एरिया क्या होगा? पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर बटा 2। 2r का रेडियस का पूरा रिंग होता तो आता पाई इंटू 2r का स्क्वायर, पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है ये, आधा सेमी सर्कुलर, और इसका घटाना हमें, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से जब देखेंगे पाई बाई 2 को तो बाहर निकाल लो, आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 को बाहर निकाल लो, सब घटाओ। 2 भी बाहर चला गया, खत्म। आई भी बाहर चला गया, पाई भी बाहर चला गया, आर स्क्वायर भी बाहर चला गया। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, इसमें आएगा आपका 1, 4 माइनस 1 3, ये सिंपल सा आएगा 3 पाई आई आर स्क्वायर बाई 2, 3 पाई आई आर स्क्वायर बाई 2, ये आंसर है। दैट्स इट, दैट्स इट। मान लीजिए बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। यहां पे एक हमने सर्कुलर वायर रख दिया, ठीक है। इसका हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, एरिया, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैंने एक सर्कुलर लूप रखा है, ये किस प्लेन में है? साफ साफ देखिए ना, ये एक्स एक्सिस आगे, वाई एक्सिस बोर्ड पे गया, तो एक्स वाई प्लेन है बोर्ड पे, और जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आगे जा रहा। ये मैंने सर्कुलर कॉइल रखा है आपको एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m बराबर आई पाई आर स्क्वायर, अगर आप इसका रेडियस r बोल देते हो तो। और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां दिखाई देगा नॉर्थ, बाहर की तरफ आता होगा। बाहर की तरफ मतलब के कैप। देखो, आई और जे प्लेन में तो रखा है, तो डायरेक्शन इसका किधर होगा? के में होगा। ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब मान लो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका साइड लेंथ है एक ए और दूसरा साइड लेंथ है बी। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा करंट आई इंटू ए बी, करंट आई इंटू ए बी, करंट आई इंटू ए बी, ए बी एरिया। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो सर ऐसे जा रहा ऊपर की तरफ, मतलब जे कैप। ये रहा आंसर आपका। इसमें भी करंट 20 क्लॉक भी बह रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जे कैप हो जाएगा। समझ आ रहा अच्छे से? समझ आ रहा अच्छे से? तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो सकता है। अच्छा, एक बढ़िया सवाल और लिख रहा हूं, देखो एक बढ़िया सवाल लिख रहा हूं। 2 एम्पियर करंट इज flowing in circular loop of equation
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25, देन फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देन फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विथ डायरेक्शन, है ना, पूरा डायरेक्शन के साथ निकालना। करंट कितना मेरा 2 एम्पीयर। तुम्हें क्या लेना, एरिया। अब एरिया किधर होगा और कितना होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, किधर होगा और कितना होगा, तो रेडियस निकालेंगे आप इक्वेशन से, और इक्वेशन से आपको आइडिया मिलेगा, इक्वेशन से आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन सर वहां पे एक लोचा आएगा, एक लोचा आएगा कि करंट चलो 2 एम्पीयर बह रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है कि वाईजेड प्लेन में एक सर्कुलर लूप है, क्योंकि इसका इक्वेशन है वाई और जेड, उसका डायरेक्शन एक्स में होगा। एक्स में किधर, एक्स में आई भी हो सकता है और माइनस आई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब प्लस आई की तरफ, है ना। तो अच्छे से निकालिए, बढ़िया सवाल लिखा आपके लिए। अब एक सवाल लिखिए, स्क्वायर लूप, सर रेक्टेंगल दिख रहा है, ये स्क्वायर, ये मान लो थोड़ा सा अलग नजर से देख रहे हो तो एक साइड ज्यादा दिख रहा है ऐसा, तो ये साइड लेंथ है एल, यस, और ये साइड लेंथ है एल, और एंगल यहां पे थीटा। इस स्क्वायर लूप में करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे बह रहा है। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्यों, क्योंकि क्या ये एक्स वाई प्लेन में है, नहीं, ये स्क्वायर लूप एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये वाई जेड प्लेन में नहीं, क्या एक्स जेड प्लेन में नहीं। देखिए मैंने डायग्राम 3D का बहुत जोरदार बनाया, तो ये है किधर, ये आखिर है किधर, ना तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में, ना एक्स जेड प्लेन में, तो ये है किधर। देखिए ध्यान से, ये ओरिजिन है इसका, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, आखिर ये है किधर। आखिर ये है किधर, पर ये एक्स वाई प्लेन में होता अगर ये थीटा 0 होता तो, और अगर ये थीटा 90 होता तो वाई जेड प्लेन में होता। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो 2 मेथड है। पहला मेथड है पूरी मजदूरी का, फर्स्ट मेथड पूरी मजदूरी, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट से। रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया उसके क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। जैसे मान लो इसका साइड ए बी और ये सी और ये डी, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, तो करंट तो आई बाहर रख लो, एरिया निकलेगा इसके दो साइड को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई बी सी वेक्टर, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो और दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ये तो एल है, ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये ए बी का लेंथ एल हो गया, सर ये एल है, नहीं ये सिर्फ एल नहीं है, क्योंकि जो ए बी है ना आपका इधर आ रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए ये एल है किधर, एल है किधर, देखिए एल है किधर, सर एल ऐसे जा रहा, ऐसे ही तो है ना, यहाँ पे प्रोजेक्शन देखो ऐसे ही तो है, θ1 एंगल बना रहा। तो ये जो ए बी है आपका, सर ये ए बी यहाँ था वहां पे मैंने नीचे थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाया, वेक्टर को तो हम नीचे शिफ्ट भी कर सकते हैं ना, ये ऐसे ही तो है ए बी, अरे ऐसे जा रहा करंट, ऐसे ही तो है ए बी आगे की तरफ, ऐसे तो ना, यहाँ से यहाँ तक। ये एक्स एक्सिस कितने एंगल बना रहा है सर, थीटा का, वही तो मैं समझा रहा बाहर से निकाल के। यहां से अगर मैं एक्स एक्सिस को डॉटेड लाइन से बना दूं तो थीटा एंगल बना रहा, हाँ, तो इस ए बी का एक इधर लेंथ कंपोनेंट क्या होगा सर, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा आई कैप एक्स एक्सिस, और इधर जेड की तरफ एक आएगा, देखो ना इस ए बी एक आएगा इधर और एक आएगा इधर जेड की तरफ, तो ये होगा एल कॉस थीटा जे के कैप, सॉरी एल साइन थीटा के कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर को दो हिस्से में मैंने बांट लिया, वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट में तोड़ लिया, जहां पे लिखता हूं आई ए बी वेक्टर को पूरे में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ए बी वेक्टर को लिखोगे एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप, और सॉरी के कैप ये आएगा, और इसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बीसी के साथ। बीसी किधर है सर, बीसी का भी लेंथ है एल और सीधा नीचे की तरफ है बीसी, देखो सीधा नीचे की तरफ, तो ये तो माइनस वाई हो गया, मतलब माइनस जे हो गया, ये होगा एल माइनस जे कैप, ये आएगा। देखो ना भाई, ये बी से सी, तो करंट नीचे जा रहा तो वेक्टर फॉर्म में लेंथ को हम नीचे मानेंगे, और सीधा नीचे जा रहा तो किधर, एक्स की तरफ है क्या, ये सीधा नीचे जा रहा तो नहीं, सीधा नीचे गया ना, ये देखना ऐसे गया है,
ये एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स तो आगे है दादा, ये जेड की तरफ, जेड तो इधर है आपकी तरफ, तो गया किधर है, सीधा वाई एक्सिस के पैरेलल गया। तो देखिए बेटा, देखिए आराम से समझिए, ये ऐसे है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक थीटा की तरफ, एक थीटा से परपेंडिकुलर, मतलब एक्स की तरफ, एक्स के परपेंडिकुलर जेड की तरफ। तो इसका कंपोनेंट वाई में नहीं गया है, इसका कंपोनेंट एक्स और जेड की तरफ। तो ये तुम्हें लिखने आना चाहिए पहले वेक्टर फॉर्म में तोड़ के। करंट आई बाहर, सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे आई का जे के साथ, तो आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन हमें माइनस होने की वजह से माइनस क्या आएगा, तो ये एल इंटू एल हो जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर कॉस थीटा माइनस के कैप एक आएगा। अब के का जे के साथ करोगे तो देखो आई जे के होता है, लेकिन के क्रॉस जे कर रहा हो, के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई आएगा, एक माइनस है तो प्लस आई हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन थीटा आई है, ठीक है। अब यहां से माइनस तो रहने दो, आई एल स्क्वायर बाहर निकालो, आई एल स्क्वायर साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा के कैप ही आएगा। एक तो ये हो गया, एकदम वेक्टर फॉर्म में ये आया है। सर वैसे तो इसका एरिया स्क्वायर है तो एल स्क्वायर होगा, और करंट आई बह रहा है तो आई एल स्क्वायर आना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वही आया देखो। तो कहाँ आया, तो आई एल स्क्वायर साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो आई में और के में मैग्नीट्यूड निकालो, रूट अंडर आई एल का, आई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो बाहर आ जाएगा आई एल स्क्वायर एज इट इज, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालो ना, आई एल स्क्वायर ही तो आएगा, मैग्नीट्यूड तो आई एल स्क्वायर आएगा। तो ये क्या लोचा है, कंपोनेंट, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में था ही नहीं, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था, तो उसको डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट है, विजुअलाइज कर पाएंगे तो डायरेक्ट है एकदम। तो डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट आपको बताते हैं, आप इसका करंट बताइए कितना है, सर करंट आई है और एरिया कितना है एल स्क्वायर, तो आई एल स्क्वायर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर आई एल स्क्वायर तो वही गया, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसे, तो आई एल स्क्वायर किधर होगा ये बताओ। सर करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, अंदर की तरफ आएगा, ऐसे देखो ना, ऐसे देखो, ऐसे लूप लूप मान लो ये पूरा का पूरा ऐसे होता, जैसे मान लो कि ये आपका बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है, बोर्ड का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड आपकी तरफ, अगर पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में होता तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होता सर, अंदर। अब ऐसे आ गया है, इधर होगा सर, इस तरफ होगा भाई साहब, मगर तुम्हारा अंदर जाता मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कब, जो ये पूरा एक्स वाई प्लेन में होता तब अंदर जा रहा है, एकदम देखो ध्यान से, देखो ना ध्यान से, एकदम अंदर जा रहा। अब तुम कह रहे हो कि ये थोड़ा ऐसे से ऐसे कर दिया हमने, टेढ़ा कर दिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगा। अब इसका दो कंपोनेंट लेना है, हाँ, एक एक्सिस की तरफ और एक अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि इसको आपने थीटा एंगल से घुमाया है, तो ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन थीटा एंगल से घूम जाएगा, तो इधर होगा थीटा एंगल से घूम गया है, तो इसका एक कंपोनेंट अंदर की तरफ और एक कंपोनेंट आगे, इधर है तुम्हारा एम एल स्क्वायर, इसका अंदर की तरफ कंपोनेंट होगा एम एल स्क्वायर कॉस थीटा, एम एल स्क्वायर कॉस थीटा अंदर की तरफ, मतलब जेड के अंदर, अंदर तो माइनस के कैप, और आगे आया है तो ये होगा आपका साइन थीटा आई कैप, ये होना चाहिए। देखो क्या आया है, कॉस थीटा के कैप साइन थीटा आई कैप, सही एकदम। विजुअलाइज करोगे तो ये तो मजदूरी से मैंने करके दिखा, ये भी वेक्टर लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा, तुम ऐसे समझो, मैं तुम्हें और अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है तुम्हारा फोन, मतलब ये है तुम्हारा करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा सर, अंदर की तरफ, ऐसे होगा, देखना ऐसे होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब तुमने इसके ओरिजिनल पोजीशन से थीटा घुमाया है, तो ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से थीटा घूम जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो, पीछे ब्लैक कर देता हूँ पूरा, तो तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा। देखो ऐसा है, मान लो ये नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, चलो ये दिखाते तो, ये है इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब विजुअलाइज हो रहा है एकदम सही से। इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से थीटा ऐसे घुमाता हूं, तो ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से जैसे इधर था ऐसे थीटा घूम जाएगा। तो अगर पूरा का पूरा ये एक्स वाई लूप में होता, मतलब एक्स वाई प्लेन में होता, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में होता, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होता, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में होता, तो एक्स वाई प्लेन तो सर के कैप की तरफ होता, अंदर की तरफ, तो पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में होता तो ऐसे होता, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में। अब ये ऐसे है थोड़ा सा, तो ऐसे आ गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक्स वाई प्लेन से थीटा घुमा है, तो ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से थीटा ऐसे घूमेगा, तो एम एल स्क्वायर अंदर की तरफ आया इधर से थीटा, तो एक एम एल स्क्वायर का कंपोनेंट अंदर ले लो और एक एम एल स्क्वायर का कंपोनेंट आगे ले लो। एकदम आसान सवाल है, कोई मतलब ही नहीं यहां पे। ये देखो, द प्लेन ऑफ टू आइडेंटिकल कंसेंट्रिक कॉइल आर परपेंडिकुलर एंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ईच ऑफ कॉइल इज एम।
देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी √2m। क्यों? वेक्टर है भाई, अगर दो प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एक प्लेन ऐसा है तो इधर इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? आपकी तरफ। प्लेन प्लेन ये प्लेन हो गया इधर, एक प्लेन ऐसा है तो इधर। अब इन दोनों का एम और एम का वेक्टर सम करेंगे 90 डिग्री तो √2m आएगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत इजी है। इधर देखिए, इफ नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट थ्रू द कॉइल इज गिवन बाय NAI रिस्पेक्टिवली देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। सुनो ध्यान से, मान लो एक स्क्वायर लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर? I इंटू ए होता है। अगर इसमें n लूप बना दूं, n बार मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा तो NIA हो जाएगा। NIA सिंपल, NIA। इफ नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट थ्रू अ कॉइल इज I then magnetic moment is NIA। magnetic dipole moment is NIA, simple, NIA, very simple, NIA, the magnetic dipole moment of revolving electron। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के या हाइड्रोजन एटम ले लेते, उसके nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या हो रहा है? nth ऑर्बिट में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने से, मतलब चार्ज के घूमने से, रिवॉल्व करने से करंट प्रोड्यूस होगा। हाँ कितना सर? I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज है इसका E/T, ऐसा होगा। 1/T फ्रीक्वेंसी होता है EF, ये तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। एवरेज करंट हो जाएगा आपका EF। ये करंट लिखा है मैंने, इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा? हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। करंट कितना? EF, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप लिख रहे हैं तो EF, और एरिया πr², अगर रेडियस आ रहे है तो, या क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EF इंटू πr²। सर अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है, हमें स्पीड पता है तो सुनो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। करंट को क्या लिख सकते हो सर? Q/T, तो चार्ज आपका E बटा टाइम, टाइम को आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr, और स्पीड v, टाइम पीरियड को लिख सकते हो 2πr इंटू v इंटू πr²। तो सर यहां से बड़ा इजी लग रहा है ये कि सर पाई से पाई कट जाएगा, एक r से r² कटेगा तो r बचेगा। हाँ, v ऊपर चला गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा E, v ऊपर चलेगा VR/2। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन rth ऑर्बिट। ये r ऑर्बिट मतलब r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, r रेडियस v स्पीड से घूम रहा है, EVR/2। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कोई भी मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे v स्पीड से घूम रहा है, उसका मास m है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। सर हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम होता है, हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम होता है E/, I हो गया तुम्हारा EF, एरिया हो गया πr²। एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में। हाँ होता है इलेक्ट्रॉन का h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में, तो h/2π भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, v स्पीड से चल रहा है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम को हम लिख ही सकते हैं ना MVR। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। लीनियर मोमेंटम r×p, तो इसका लीनियर मोमेंटम mv, और देखो डिस्टेंस r, MVR। सो तो कैपिटल R लिखिए। हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं, कैपिटल R लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे यहाँ पे, ये कैपिटल R होना चाहिए। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम, और ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम के रेशियो, ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेशन 1, ये रहा आपका एंगुलर मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए EVR/2, और एंगुलर मोमेंटम बताइए, एंगुलर मोमेंटम होगा MVR। तो सर ऊपर भी VR नीचे भी VR, ये VR तो कट जाएगा E/2m। हाँ, ये मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है, जिसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। फिर से बताता हूं, देखिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई Q चार्ज v स्पीड से चल रहा है जिसका रेडियस r है,
मास m। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये बताओ सर। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p सर, rp साइन थीटा। अब मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओ को 0,0 के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, कैपिटल आर। इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास एम व स्पीड भी एम भी, और दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 91 आ जाएगा। ये एम बी आर तो हम जानते ही हैं। ये हो गया इसका लीनियर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी तक क्या पढ़ा सर, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। करंट बताइए सर, कोई चार्ज v स्पीड से चल रहा है, करंट कैसे लिखेंगे, करंट होता है चार्ज अपॉन टोटल टाइम, एवरेज करंट। तो चार्ज आपका q, चार्ज आपका q, और टाइम कितना, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हो गया एरिया आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहां से एक बहुत ही सिंपल सा टर्म दिखेगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो आर बचेगा, v ऊपर चला गया, तो क्यू बी आर बाई 2, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। हमें चाहिए रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है सर, क्यू वी आर बाई 2, एंगुलर मोमेंटम कितना है सर, एम वी आर। तो भाई साहब वी आर से वी आर कट गया तो क्या आया, क्यू बाई 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम का ये क्या हो गया, रेशियो। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और इलेक्ट्रॉन का मास, ये आएगा। ये हो गया आपका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। इसी रेशियो को हम कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो, इलेक्ट्रॉन के लिए जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आता है, ये फिक्स आता है, देखो ई बाई 2m है। तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी जानते हैं, हाँ, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं। तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होगा इसका, तो इसका जायरो मैग्नेटिक रेशियो होगा, जब सॉल्व करके निकालते तो कुछ आता है 8.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 कूलम पर केजी। हाँ, यूनिट इसका कूलम पर केजी ही होगा, ऊपर चार्ज नीचे मास, पावर प्लस होगा ना, हाँ, क्योंकि चार्ज हो गया तुम्हारा -19 और नीचे आता है मास तुम्हारा 10 टू दी पावर -31, बिल्कुल। 8.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 कूलम पर केजी, ये इलेक्ट्रॉन के जायरो मैग्नेटिक रेशियो है। जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बार आईआईटी में ना, आईआईटी में एक सवाल पूछा था, फाइंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। अब एक आम बच्चा कैसे करेगा, वो सोचेगा मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन हो जाएगा करंट इनटू एरिया, और ये हो जाएगा एम वी आर, ऐसे सॉल्व करेगा। तो एक अच्छा बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, एक अच्छा बच्चा कहेगा अरे हक, तो ऊपर चार्ज नीचे मास, ये आएगा डायमेंशन, सीधा आंसर। अब एक बच्चा मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन निकालेगा करंट इनटू एरिया से, और एम बी आर लिखेगा। अच्छा बच्चा क्या करेगा, ई बाई एम, सीधा आंसर। अच्छा, एक बोर मैग्नेटॉन भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बोर मैग्नेटॉन वो क्या होता है, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिंपल हो जाएगा ई बटा 2me इंटू एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम हम बोर सेकेंड हाइपोथेसिस से जानते हैं, पोस्टुलेट से जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई बाई 2 पाई होगा, सॉरी h बाई 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो इसको लेंगे ई बटा 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू h बटा 2 पाई, फर्स्ट ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा आपका ई एच बटा 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिख देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट
of electron revolving in first orbit of हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में यह है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, अब यहां पे भयंकर से सवाल बनते हैं, एक सवाल बनते हैं जो आईआईटी में जनरली पूछे जाते हैं, नीट में नहीं पूछे जाते। अब नीट में नहीं पूछे जाने का रीजन पता है क्या है? क्या सर, क्या मैथमेटिकल इसमें बहुत लेंदी होता है? हाँ, मैथमेटिकल लेंदी होता है, लेकिन मतलब नीट के पेपर जो लोग बनाते हैं ना, वो टिपिकल नहीं बोलूंगा, लेकिन बात समझिए, वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट के लोग नहीं होते, तो वो चीजों को रिलेट करके आसान बनाने वाले कंसेप्ट को नहीं पता होता, वो एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड सवाल बना पाते हैं बहुत अच्छा। नहीं तो एक ऐसा सवाल बना है, एक चार्ज रॉड है जिसपे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, जिस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, उस रॉड का मास है m, उस रॉड का लेंथ है l, और वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस O के अबाउट घूम रहा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रॉड। अब इस सवाल का एक्चुअल में सॉल्यूशन दो पेज का है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट ढंग से निकाला जाए तो, क्योंकि रॉड है और ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो करंट निकालना पहले मुश्किल, और फिर करंट निकाल के हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। ठीक, ये कंसेप्ट हो गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक लाइन का भी है, एक लाइन का सिंपल, कैसे? अकॉर्डिंग टू ज़ीरो मैग्नेटिक रेशियो, ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट बट एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होगा चार्ज अपन 2 टाइम्स ऑफ मास। अब ये चार्ज एक्चुअल में कहां रखा है? रॉड पे, और वो रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हमें मास इसका लेना पड़ेगा जहां पे एक्चुअल में चार्ज चिपका हुआ है। और वैसे भी किसी भी क्रिस्टल के कंपेयर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तो निग्लिजिबल होता है, तो ये चार्ज मास हम इसका लेंगे, तो चार्ज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा Q/2m इनटू ये एंगुलर मोमेंटम। तो सर ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना फर्स्ट ऑर्बिट में, जो तुम नील्स बोर का हाइपोथेसिस लगाओगे, सिंपल सा एक रॉड है जैसे ऐसे ऐसे घूम रहे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा। तो देखो Q/2m, आई हो गया तुम्हारा ml²/3 इंटू ओमेगा, मास से मास वैसे भी कैंसिल हो गया। अब तुम या तो चार्ज का एक्चुअल मास लेते या रॉड का मास लेते, तो कैंसिल ही होना है, जिसका भी लोगे, रॉड का मास लोगे या चार्ज का मास लोगे। तो रॉड का मास लेके अगर तुम इसका ज़ीरो मैग्नेटिक रेशियो लेते हो, तो रॉड के मोमेंटम ने से लिखोगे, या सर नहीं हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, सर चार्ज का मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज भी तो रॉड जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मोमेंट ऑफ से क्या होगा ml²/3 एंड के अबाउट, तो मास से मास तुम्हारा अल्टीमेटली कैंसिल ही है। तो क्या आ जाएगा? देखो ये आएगा Q⍵L²/6, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आंसर। Q⍵, Q क्या है? चार्ज की वैल्यू, ओमेगा क्या है? जिस स्पीड से घूम रहा है, L क्या है? जहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, खत्म, Q⍵L²/6। जैसे ये सवाल है, देखो, अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r एंड कैरिंग अ चार्ज q इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ऐसा डिस्क है, ये डिस्क है और इसके अबाउट घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो m बराबर Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम l, ये होगा Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I इंटू ओमेगा, आई हो गया तुम्हारा mr²/2, डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2 ही तो होता है, mr²/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा था ऐसे, तो सर यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा QR² ω/4, दैट्स इट। तो तुम्हें ये सवाल करके ना सिर्फ ज़ीरो मैग्नेटिक रेशियो का फील लेना है, बस ज़ीरो मैग्नेटिक रेशियो का फील लेना है बस, बाकी ऐसे सवाल नहीं। चार्ज पार्टिकल Q मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, इसलिए द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज गिवन बाय, अच्छा, a charge particle Q is moving in a circle of radius r, charge particle Q moving in a circle of radius r with speed v, then associated magnetic moment, अभी तो निकाला है,
अभी भी तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, क्यू वी आर बाई टू आया था ना, निकाल लेते हैं। करंट इंटू रेडियस, सॉरी करंट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, करंट हो जाएगा तुम्हारा चार्ज क्यू 2 पाई आर बटा वी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर कटेगा, वी ऊपर चला गया, क्यू वी आर बाई टू, क्यू वी आर बाई टू आ गया, खत्म। टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप कुछ भी ले सकते हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेते हैं, यहां पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब बना लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बना ली, देखो ओके ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बना, और यहां पे एक डाइपोल रख दिया, मतलब डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल ही हो, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है, ये डाइपोल ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, सर रेक्टेंगल बोला है तो इसका लेंथ ए मान लो, इसका लेंथ आपका बी हो जाएगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां का लेंथ हो गया आपका बी और यहां से यहां का लेंथ हो गया आपका ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है क्लियर। अब इस पे हमें निकालना है कि टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या निकालना है ये हमें बताना है कि क्या लगेगा, और बी है आपका यूनिफॉर्म, पहले मैं बता दूं, देख के पता चल रहा होगा, यूनिफॉर्म इक्वली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का मैं 4 हिस्सा कर लेता हूं, ये हिस्सा बोल देता हूं ए बी सी और डी, 4 हिस्सा कर लेता हूं। टॉर्क तक जाने के लिए हमें फोर्स से तो गुजरना ही होगा, अब इस पे टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें फोर्स से गुजरना होगा, हाँ फोर्स से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, तो हम फोर्स से गुजरते हैं, चलिए फोर्स से हम गुजरते हैं। तो सबसे पहली बात बताइए कि ये क्या है, सर ये 4 वायर का कॉम्बिनेशन है, ए बी वायर, बी सी वायर, सी डी वायर और डी ए वायर, 4 वायर का कॉम्बिनेशन। अगर मैं 4 वायर के कॉम्बिनेशन जिसको हम रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं पर नेट फोर्स निकालना चाहता हूं तो हर वायर पे फोर्स निकाल के ऐड कर दूं, हाँ तो अगर मैं पूछता हूं कि फोर्स ऑन ए बी वायर, ए वी सेक्शन पे फोर्स कितना लगेगा, तो करंट कितना आई, लेंथ कितना देखो ए, और डायरेक्शन किधर सर आगे की तरफ करंट बह रहा है और आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स तो लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम फोर्स लिखते हैं बी आई एल साइन थीटा, जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन बी एंड आई, बी बी एक्स में और आई बी एक्स में, देखिए हाँ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है, अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पे पैरेलल रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा आपका 0, तो फोर्स 0 हो गया सर। अब हमें लिखना है फोर्स ऑन बीसी वायर, बीसी ये रहा बीसी, हाँ इस पर फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो करंट किधर जा रहा, पूरा का पूरा नीचे जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो करंट नीचे, 4 फिंगर करंट की तरफ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आगे, ऐसे घुमा हुआ, थंब कहां जा रहा आगे आपकी तरफ, सर बाहर की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई बहरा आई करंट, देखिए लेंथ यहां से यहां का लेंथ है ये आपका बी, बाहर की तरफ डॉट, मैग्नेटिक फील्ड इधर एक्स एक्सिस की तरफ, करंट इधर इस प्लेन में है दोनों, तो फोर्स तो आपकी तरफ या अंदर ही जाएगा, करंट की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स आपकी तरफ। अब फोर्स निकालते हैं सीडी पर, किस पर बेटा सीडी पर, तो फोर्स ऑन सीडी इज इक्वल टू 0, कैसे, तो करंट एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। अब निकालते हैं हम डी ए पर, फोर्स ऑन डी ए, एक एक करके निकाल रहा हूं भाई साहब, कितना मेहनत कर रहे हैं देखो, डी ए पर, तो करंट ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड आगे, करंट ऊपर सर मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे, अंदर की तरफ फोर्स आएगा, कितना आएगा, तो ये भी आएगा बी आई स्मॉल बी क्रॉस, तो नेट फोर्स निकालने के लिए सबको ऐड करो, तो ये 0 प्लस बी आई बी डॉट प्लस 0 प्लस बी आई बी क्रॉस, तो सर ये 0 0 और जितना बाहर की तरफ उतना ही अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स कितना लगा इस मैग्नेटिक डाइपोल पर, 0 लगा, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप जिसको आप मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं,
करंट कैरिंग लूप जिसको मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं, उस पर रत्ती भर फोर्स नहीं लगा रहा। तो कैसे नहीं लगा? इस पे तो बाहर की तरफ फोर्स लगाया था, इसको तो बाहर खींच रहा था बहुत जोरदार से, झन्नाटेदार तरीके से इसको बाहर खींचा है। हाँ, इसको बाहर खींचा है सर, इसको अंदर धक्का मारा था, अंदर धक्का मारता, नेट फोर्स इसलिए तो जीरो हो गया। अगर इधर भी बाहर लगता तो ऐड होता। तो जितने फोर्स से इधर बाहर खींचा इसको, ये रहा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये डॉट लगा था ना, देखो इस पर डॉट, और इस पर उतना ही फोर्स क्या लगा था? क्रॉस फोर्स नहीं लगा था, क्रॉस। सर ये तो वो वाला केस हो गया जब आप टॉर्क बढ़ा रहे थे, तो एक पार्क का गेट था, एक अंदर जा धक्का मार रहा है, एक बाहर धक्का मार रहा, तो गेट घूम जाता है, कपल्ड। तो नेट फोर्स जीरो है, बट दिस फोर्स मेक्स अ कपल, बट एक कपल फोर्स है, कपल फोर्स का डेफिनेशन नहीं होता इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो कपल टाइप का लग रहा है सर, एबी पे भी तो फोर्स लग रहा है कपल टाइप का, डैश एबी पे फोर्स ही नहीं लग रहा, कुछ नहीं लगा, एबी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एबी पे फोर्स लगा नहीं, एबी सेक्शन पे, और सीडी सेक्शन पे फोर्स लगा नहीं। फोर्स किधर लगा? फोर्स लगा बीसी सेक्शन पे बाहर की तरफ, और डीए सेक्शन पे अंदर की तरफ। अगर मान लो ऐसा लूप होता, इस पर तो फोर्स लगा नहीं, इस पर तो फोर्स लगा नहीं, इसको कोई पकड़ के बाहर खींच रहा है, इसको कोई अंदर धक्का मारा, तो ऐसे हो जाएगा सर, ये तो ऐसे घूम जाएगा। हाँ, सेंटर के अबाउट। तो भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई साहब, अगर मैं इसको बीच में सेंटर मान लूं, अगर मोटा सेंटर माने, थोड़ा पतला मानो, ऐसे मैं मान लूं, तो इसके अबाउट देखिएगा ऐसे घूमेगा ये, कैसे? तो इस एक्सिस के अबाउट ये इस पर टॉर्क लगाएगा, इस पूरे वायर पे टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? ध्यान से देखिएगा, टॉर्क लगेगा फोर्स बी आई बी, ये फोर्स बी आई बी इनटू यहां से यहां का डिस्टेंस बताइए क्या होगा? ए बाई टू ये टॉर्क लगेगा आपका। कैसा टॉर्क लगेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो सर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस हो गया आपका ए बाई टू, और फोर्स लग रहा बाहर, तो आपकी तरफ देखो ना, ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगा है, और इसमें भी क्लॉकवाइज लगेगा। तो सर टोटल टॉर्क ऐड कर दो, हाँ ऐड करो, बी आई बी फोर्स इस पे इंटू ए बाई टू इस पे भी, तो बी ए बाई टू दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा बी आई बी इंटू ए, बी इंटू क्या हो गया इसका? एरिया। तो सिंपल टॉर्क हो जाएगा बी आई ए, सर आई इंटू ए तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो बी इंटू एम, क्या गया? टॉर्क बी इंटू एम, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो टॉर्क आया है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा पूरा का पूरा अंदर की तरफ, एकदम अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए ना अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा था, तो टॉर्क मैक्सिमम आया था। आप जानते हैं कि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको देखना आसान है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसके बीच में एंगल बन रहा थीटा, तो इस पर टॉर्क कितना लगता है? तो इस पर टॉर्क लगता है P क्रॉस ई, इसी को लिखते हैं हम P साइन थीटा। उसी तरीके से यहां पे टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल पे भी लगेगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसको हम लिखेंगे एम बी साइन थीटा। लेकिन सर वहां तो एम बी आया था, सिर्फ वो इसलिए आया था कि अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं तो टॉर्क हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और वो टॉर्क होगा आपका m इंटू बी साइन 90। अगर आप थीटा को 0 डिग्री लेते हैं या 180 डिग्री लेते हैं, तो टॉर्क आपका हो जाएगा 0, टॉर्क आपका हो जाएगा 0, एकदम 0 टॉर्क होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, ये टॉर्क 0 हो जाएगा। तो सर इस डायग्राम का फील दिलाओ यहां पे, ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पूरा अंदर था और मैग्नेटिक फील्ड आगे था, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। कोई ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें 0 डिग्री का एंगल बने, अभी बनाते हैं, काहे घबरा रहा है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा इसमें तो बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली, कैसे देख बताता हूं। चल ये क्या है बता सर? मैग्नेटिक डाइपोल, तो करंट आई बह रहा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई इंटू हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब आराम से सोच के बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने डॉट 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 से बनाया, डॉट 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 का क्या मतलब है? डॉट 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 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है,
मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी तरफ है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल बताओ, 180 डिग्री। इस सिचुएशन में टॉर्क कितना लगेगा, जीरो, जीरो, जीरो टॉर्क। तुम्हें अगर इसमें फील करना है, इसमें फील करो, इसमें फील कराते तुम्हें, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ। अब देखना 3 डायमेंशन फिगर बनेगा, थोड़ा सा मजा आ जाएगा देख के, देखिए 3 डायमेंशन फिगर बनेगा थोड़ा, और क्या, देखिए देखिए, यहां से करंट ऐसे बह रहा, ऐसे बह रहा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, हाँ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखिए इधर है, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब बताइए टॉर्क कितना लगेगा सर, टॉर्क जिस पे जीरो लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा एंगल जीरो है। फील आ रहा कि नहीं यार, देखिए ना पूरा का पूरा मैंने डाइपोल को ऐसे रखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ओके, ये क्या कर रहा हूँ, हम जानबूझ के एक काम कर रहे हैं, ये हम एक काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं। अब अच्छे से सोच के बताइए इन दोनों डायग्राम में क्या फर्क है। तो साफ साफ पता चल रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका आगे है और लूप ऐसे रखा है, ऐसे रखा है लूप, मैग्नेटिक फील्ड आगे है और लूप ऐसे रखा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आगे ही मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लूप ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है, यहाँ पे अंदर जाएगा, यहाँ पे एम तेरा अंदर हो गया और बी देखा आ गया, तो एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। यहां पे ऑलरेडी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। सर यहां पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो जीरो, फोर्स तो हमेशा ही जीरो लगता है, यहां पे फोर्स बोल, यहां भी फोर्स जीरो। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स ऑलवेज जीरो लगता है। उसी तरीके से यहां पे सिमेट्री से भी याद रख सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स हमेशा ही जीरो लगेगा, फोर्स, नेट फोर्स हमेशा जीरो लगेगा। टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये थोड़ा समझदारी से निकालना होता है, ये थोड़ा समझदारी से निकालना, समझ आ रही है बात। मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो तो डॉटेड क्रॉस एरो से बता देगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब एक सवाल है 2013 में पूछा है, नीट 2013 में, अ करंट लूप मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड can be in equilibrium in two orientation, both the equilibrium state are unstable, can be equilibrium in a two orientation, one stable while the other is unstable, experience a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientation, can be in equilibrium in one orientation। अब तुम इसका जवाब इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो केसेस बनता है, जो टॉर्क बनता है, जो इक्विलिब्रियम बनता है, सेम टू सेम यहां बनता है, नाम अलग है बस, उसके कंसेप्ट से दो। तो यहां पे आएगा कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन इज स्टेबल वाइल अदर इज अनस्टेबल। समझाते हैं आपको, देखिए समझाते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, टॉर्क जीरो लगे, तो टॉर्क जीरो दो केस में लग रहा है, कब, जब थीटा जीरो है, और टॉर्क जीरो थीटा 180 पे भी लग रहा है। थीटा जब जीरो है ना बेटा, जीरो है ना, देखो ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर ही तुम्हारा है मैग्नेटिक डाइपोल, इधर ही तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल। देखो मैं अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा सा बेकार हो, ठीक है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है क्या, हाँ ऐसे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि इसको थीटा एंगल पे आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ो, तो जैसे थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट करके छोड़ोगे तो इस पे ऐसा टॉर्क लगेगा
इसको फिर से मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ही ओरिएंट करके रखने की कोशिश करें। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का यही उद्देश्य होता है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अपनी तरफ, अपने एलोंग खींच के रखे। जैसे मान लो कि इसको तुम थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दे, तो ऐसे ऐसे करके छोड़ दो, ऐसे ऐसे करके छोड़ दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और फील्ड इधर है, तो बताओ क्या हो गया सर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी तरफ, फील्ड आ गई, तब तो टॉर्क किधर लगेगा? और वो टॉर्क क्या करना चाहेगा? टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, तो एम की तरफ हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ इधर। टॉर्क कैसे लगाएगा? इसको ऐसे लगाएगा, मतलब ऐसे घुमाएगा, इस लूप को अपने तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। तो 0 डिग्री पे एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहां पे टॉर्क तो 0 लगता है, अगर वहां से थीटा एंगल तुम अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा के अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चा कहेगा सर क्या फालतू चीज पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है। जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करता है, वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव कर रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, 180 डिग्री पे क्या केस बनेगा? 180 डिग्री पे देखो, ये तुम्हारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा, मैग्नेटिक मोमेंट पीछे इसका देखो, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट पीछे, और ये तुम्हारा है। अब क्या होगा? अब सुनना अच्छे से बेटा, अगर इसको ऐसे से ऐसे कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट अभी कहां है? अंदर की तरफ, ऐसे करके कर दिया तुमने, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वापस इसी सिचुएशन पे जाएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी के पैरेलल हो जाएगा। देखते देखते आराम से आराम से। टॉर्क बराबर होता है बेटा, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी। तो तुम्हें एक रामबान चीज मैंने बताया, ये फर्स्ट वेक्टर एक सेकंड वेक्टर, टॉर्क बी क्रॉस एम नहीं हो सकता, टॉर्क एम क्रॉस बी होता है। ये डेफिनेशन है, याद रखना है, एम क्रॉस बी। तो एम की तरफ हाथ रखो सर, एम है आपका अंदर की तरफ, देखो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, एम अंदर की तरफ, तो एम अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घूमेगा ये, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे देखो ना, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ऐसे घूमेगा ये, मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाह रहा? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल को अपनी तरफ घुमा के रखना चाहता है, इसको कहीं लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन इसको घुमाना चाहता है। थोड़ा भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे जाता है, उसको टॉर्क लगाकर, उस पर टॉर्क लगाकर मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ घुमा लेता है, लेकिन कहीं लेके नहीं जाता, क्योंकि नेट फोर्स 0 ट्रांसलेट नहीं कराता, लेकिन रोटेट कराता है। रोटेट कराने का एक ही उद्देश्य है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अपनी तरफ रखना चाहता है। तो यहां से थोड़ा भी थीटा एंगल तुम रोटेट करोगे, ये भाग जाएगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से 180 का एंगल बना रहा था, भाग के ये 0 डिग्री के एंगल बनाने की कोशिश करेगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो एक होता है आपका स्टेबल और दूसरा होता है आपका अनस्टेबल। समझ में आया? ये बातें समझ आ रही जो मैं कह रहा हूं? नेक्स्ट, इसमें विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में विजुअलाइज करना बहुत आसान है, यहां पे थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन है तो एकदम डिट्टो सेम। तो तुम एक काम करो ना, तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सारा केस रिवाइज कर लो, मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से चिपका दो। हर एक थ्योरी, हर एक चीज, हर एक संबंध, हर एक रिलेशन, हर एक फॉर्मूला एकदम सेम है। 2005 का ये सवाल देखिए, अ कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L is suspended between the pole pieces of permanent magnet such that magnetic field B is in the plane of the coil. If due to current I in the triangle of tau acts on it, then side L I of the triangle is current I. If due to a current I in the triangle, a torque tau acts on it, then side L of the triangle is. क्या बोल रहा है? टॉर्क होता है mb, मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा होगा, परपेंडिकुलर है क्योंकि उसने बताया नहीं एंगल। कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ L है, साइड लेंथ L सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच B इज द प्लेन ऑफ द कॉइल सच दैट B इज इन प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके ओके ओके, B इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब बताओ इसका क्या मतलब है? B इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। अरे सबको हटाओ, इसको सर्कल करो। इसका क्या मतलब है? B इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब जो तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है
उसके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। सर यहां पे तो टॉर्क जीरो लगना चाहिए ना, ना, नेवर 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 नेवर। कैसे जीरो लगेगा? कैसे बेटा, कैसे जीरो लगेगा? कैसे कैसे जीरो लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो तुम्हारा करंट कैरिंग लूप है उसके वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है। बी इज इन प्लेन ऑफ द लूप, बी इज इन प्लेन, प्लेन में है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 40 बार बोल चुका, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री एंगल लग रहा है। हाँ, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा सिंपल m क्रॉस b, बस। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा सर? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा I इंटू एरिया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये टाउ। क्या मैग्नेटिक फील्ड B हमें पता है? हाँ, B पता है। करंट I पता है, टॉर्क पता है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया बेस इंटू हाइट। ये अगर ये साइड लेंथ अगर तेरा L है, ये साइड लेंथ L एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या होता है? √3L/2, √3L/2 है ना। तो बेस इंटू हाइट, √3L/2 इंटू L, तो हो जाएगा √3L²/2। ये आपका एरिया आ गया। अरे भाई साहब, अगर तुम आधे का निकालोगे तो बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों तरफ हाफ हाफ करके यही तो एरिया आएगा, √3L²/2। एरिया तुमने निकाल लिया, तो यहां से इसी फॉर्मूला को यूज करो। टॉर्क बराबर करंट I, एरिया होगा √3L²/2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। हमें L चाहिए था, तो बाकी टर्म को उधर ले जाओ, तो 2 टाउ बटा BI इंटू √3 का पावर हाफ इज इक्वल टू L। 2 बाहर कैसे? बाहर निकालेगा तो 4 ले जाओ, 2 कैसे? L² था ना, तो इधर L² जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो √2 टाउ √3BI का पावर हाफ। अच्छा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। हाफ, हाफ का फैक्टर आता है ना ट्रायंगल में, हाफ, एक 2 का फैक्टर यहाँ पे रहेगा, तो ये 4 आएगा। अच्छा, 4 होगा, ये 4 होगा। तो इसने क्या किया कि L बराबर √4 बाहर निकालिए रूट से, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 टाउ बटा √3BI का पावर हाफ। आंसर ही मैच नहीं कर रहा था, दूसरा आंसर आ गया। हाँ बेटा वो सही है, मतलब यहाँ पे करोगे तुम अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आधा होगा ना ये, और ये भी आधा होगा, इंटू हाइट, एक 2 का फैक्टर नीचे रहेगा। मतलब एक ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ बेस L इंटू हाइट। हाफ आएगा बाहर, सॉरी मैंने जल्दीबाजी में गलत कर। ये देखिए, ये AIPMT 2015 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या सवाल देखिए, अ रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ लेंथ इतना, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका लेंथ है 0.12 मीटर एंड विड्थ है उसका, विड्थ है 0.1 मीटर। चलो भाई साहब ठीक है, 0.12 मीटर, 0.1 मीटर, हैविंग 50 टन्स ऑफ वायर, नंबर ऑफ टन्स उसमें है 50, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गया, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं। तो क्वाइल कैरीज अ करंट 2 एम्पियर। अब क्वाइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर कर रहा है। भाई साहब खूब कहानी लिखा है। इफ द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब थीटा 30 डिग्री दिया है बिटवीन प्लेन एंड फील्ड, प्लेन एंड फील्ड, प्लेन एंड फील्ड 30 डिग्री with the direction of the field, if the coil, sorry, if the plane of the coil, मतलब coil का plane देखो ना, if the plane of the coil is inclined at an angle 30 degree with the direction of field, magnetic field के डायरेक्शन से 30 डिग्री inclined है, the torque required to keep the coil in a stable equilibrium will be। अच्छा, मतलब वहां पे टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा ताकि हम उसको उसी अवस्था में रोक के रखें, मतलब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो जितना टॉर्क एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा वो
एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के बराबर हो गई। ये बोल रहा है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नीट में कुछ XYZ तरह के सवाल पूछे जाते हैं। XYZ मतलब एक हो गया डायग्राम बेस्ड सवाल, एक हो गया लैंग्वेज बेस्ड सवाल, एक हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल। तो ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इसमें लैंग्वेज प्लस कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला लेंदी क्वेश्चन माना जाता है इसको। इसमें 90% बच्चा गलत करता है। पहला लैंग्वेज पढ़ के समझने में पहली गलती होती है, दूसरी गलती फॉर्मूला यूज करने में। तो सवाल को पहले पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। लेंथ दिया, विड्थ दिया, नंबर दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, करंट दिया, थीटा दिया। और थीटा किसके बीच दिया है? द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रिक्वायर्ड टू इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड से प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा, याद रखिएगा। देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कितना टॉर्क लगेगा उसको हम उसी कंडीशन में रोक के रखें। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा उतना एक्सटर्नल टॉर्क आप लगा दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होता है mb sin थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। बताइए करंट कितना बह रहा? सर ये तो एक लूप का हो गया, n नंबर ऑफ लूप है तो n से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सही। करंट बताइए कितना है? 2। एरिया बोलिए कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई 0.1। मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, तो 0.2 इंटू नंबर ऑफ लूप कितना हो जाएगा? 50 इंटू साइन 60 डिग्री। ये होगा तुम्हारा आंसर। सर गलत कर दिए आप, 30 लिखना था, साइन 60 आएगा। अब क्यों आएगा तुम समझो। बार बार एक लाइन पे मैं बहुत देर से फोकस कर रहा था, तुम समझो बेटा। अभी भी नहीं कर पाओगे तो गलत बात है। प्लेन से एंगल दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से एंगल दिया हुआ है। अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया इतना, कैरिंग अ करंट इतना, अ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज टॉर्क बराबर आई ए बी साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आइए भी सिंपल, आइए भी सिंपल, एकदम आसान है भाई साहब। अ कॉइल कैरिंग अ इलेक्ट्रिक करंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मतलब फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इज फॉर्म्ड, हाँ टॉर्क उस पर लगेगा। ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस ईएमआई में पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है ना, तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। गलत है, बोथ 1 and 2 नहीं, गलत है, फर्स्ट आंसर होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमआई में आपको पढ़ना है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं वो आपको ईएमआई में पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब सुनिए, तो सर एक बात बताओ कि अगर 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 ये आपका डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इस डाइपोल को यहां से रख के छोड़ दो तो टॉर्क लगेगा, हाँ टॉर्क लगेगा, और उसको अपनी डायरेक्शन में घुमा लेगा। तो टॉर्क जब लगा इस वजह से वो घूमा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहां पे रखा तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा था, जैसे मैंने इसको रख के छोड़ा अपने आप घूम गया। तो अपने आप घूमने के लिए एनर्जी कहां से आई? अरे एनर्जी की जरूरत थोड़ी ना सर, टॉर्क लगा, नहीं टॉर्क लगा तब घूमा। उसको हम एनर्जी से भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें एनर्जी स्टोर था, इसलिए घूम के उस पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कराया, घूम के पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कराया। जैसे सिंपल सिचुएशन देखो, सिंपल सिचुएशन देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बढ़िया तरीका है मैग्नेटिक फील्ड बनाने का, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा? टक टिन टिन एकदम अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? सर एकदम बाहर। मैग्नेटिक फील्ड होगा एकदम बाहर आपकी तरफ, एकदम बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा एकदम बाहर, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा एकदम अंदर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एकदम अंदर, मैग्नेटिक फील्ड एकदम बाहर, एकदम सही है, मैग्नेटिक फील्ड एकदम बाहर, इस पर टॉर्क 0 लगेगा। हाँ, अब धीरे से इसको घुमा के मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, और ऐसे छोड़ दूं, धीरे धीरे घुमा के छोड़ दूं, तो अचानक से फिर ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, टॉर्क लगेगा 90 डिग्री पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपका आगे की तरफ हो गया, मान लो टॉर्क लगेगा 90 डिग्री, तो ऐसे घूम के जाएगा। तो टॉर्क कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड में लगा है। अब टॉर्क से एक्सप्लेन ना करके हमें एनर्जी से एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता था, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी,
एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक डाइपोल। और इसका डेरिवेशन पे मत जाओ, मैं डेरिवेशन कर दूंगा। टोटल एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया है धीरे धीरे घुमाने में, उसके वर्क डन के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो सीधा सा फॉर्मूला है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो एकदम डेफिनेशन होता है, कितना समझाया था तुम्हें। अगर एक्सटर्नल एजेंट करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, तो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि डेल्टा के जीरो होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट होना चाहिए। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा डाइपोल को θ1 से θ2 में घुमाने में जितना वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये तो एकदम एकदम फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी पावर में समझाया गया था कि ये असली है, याद करिए। एक्चुअल में यही फॉर्मूला होता है, असली है, ये नकली है। इस फॉर्मूला का यूज करके ड्राइव कर सकते हैं इजीली तरीके से, लेकिन समझना है हमें, सुनिए अच्छे से समझिए। ये दोनों फॉर्मूला क्या वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया गया था कि ग्रेविटेशन में वैलिड था, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हाँ, यहाँ पे हाँ। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, इसलिए वहां पे 1 घंटा लगा समझाया था। अब इसमें कोई ना नुकुर नहीं कर सकते, नकली है। ये कंजर्वेटिव के अगेंस्ट अगर नॉन कंजर्वेटिव वर्क कर रहा हो तब, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टॉर्क लगा रहा है इधर और मैं धीरे धीरे टॉर्क लगाऊं इधर और एकदम धीरे धीरे लगाऊं, तब ये हमेशा सही है। नहीं तो हम जानते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी जब ड्राइव करते हैं तो वो आता है। अब आपको मैं सिमेट्री से समझाऊंगा। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन एकदम सेम होता है, यूनिट सेम होता है। कैसे? एनर्जी और टॉर्क, एनर्जी होता है फोर्स इंटू लेंथ, सॉरी टॉर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ, एनर्जी भी वर्क के बराबर, वो भी फोर्स इंटू लेंथ। उनका डायमेंशन सेम, लेकिन एक है तुम्हारा वेक्टर और एक है तुम्हारा स्केलर। तो यहां पे वेक्टर होने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आएगा किसका? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तभी तो आएगा एम बी साइन थीटा। और यह आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यह आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। याद करिए वहां भी यही आया था, माइनस पी कॉस थीटा, यहां पे आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो सर अगर थीटा को हम 90 डिग्री रखते हैं तो पोटेंशियल तो जीरो आएगा, कॉस 90 जीरो होता है। हाँ, ये तो रेफरेंस डिफाइन होता है कि जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री का हो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। और थीटा को अगर मैं जीरो लेता हूं तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आता है मिनिमम, और वो होता है माइनस एम बी। और अगर मैं थीटा को 180 लेता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम। सेम 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला केस है, एकदम डिट्टो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला केस है, डिट्टो। और ये वाला चीज आप, अरे सॉरी एम बी लिखना था, और ये चीज आप जानते हैं। अब इस पे सवाल कैसा पूछा जा सकता है, तो सवाल देखिए, ये सवाल अच्छे से समझिएगा। वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल घुमाने में वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्क डन। तो मैंने तुम्हें पूरा कंसेप्ट 4 बार समझा चुका हूं, कहां कहां बताता हूं, वर्क एनर्जी पावर में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कि जब सिर्फ वर्क डन टू रोटेट लिखा हो तो कौन करेगा? सर सिर्फ वर्क डन लिखा होता है तो हमेशा एक्सटर्नल एजेंट करता है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये होता है सर फॉर्म। हमें कहां लेके जाना है? तो हमें लेके जाना है फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। स्टेबल इनिशियल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल, और फाइनल आपका अनस्टेबल। तो एक्सटर्नल का वर्क डन जो होता है सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्टेबल से अनस्टेबल तो फाइनल हो गया, सॉरी स्टेबल से अनस्टेबल तो फाइनल हो गया अनस्टेबल, इनिशियल हो गया स्टेबल। स्टेबल कब होता है सर? थीटा 0 डिग्री पर। और अनस्टेबल क्या होता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी 180 पे क्या होगा तो हम लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले माइनस याद रखिएगा, माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, माइनस माइनस, ये माइनस तो इस फॉर्मूले का है, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में होता है माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। अब ध्यान से,
cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस एम बी, और ये माइनस माइनस प्लस, cos 0 डिग्री 1 होता है तो प्लस एम बी, तो ये गया 2 एम बी। समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स to rotate the dipole from stable to unstable equilibrium is, from stable to unstable, ये सवाल है। तो सर सवाल तो ऊपर जैसा ही है ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क पूछा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क सिंपल डेल्टा यू के बराबर होगा, सॉरी माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे माइनस यू फाइनल माइनस ऑफ माइनस यू इनिशियल, क्योंकि माइनस पहले से फॉर्मूला में लगा है, तो आप लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिखेंगे सिंपल। माइनस कहाँ से आया? तो सर कंजर्वेटिव में होता ही है माइनस डेल्टा यू, तो माइनस को बाहर रखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सिंपल सी बात है। इनिशियल मतलब स्टेबल और अनस्टेबल, सॉल्व करके आ जाएगा -2 MB। बस माइनस का आपको ध्यान रखना अच्छे से। समझ आ रही है ये बात? जैसे एक सवाल देखो, रिंग ऑफ मास m, करंट फ्लोइंग थ्रू रिंग इज I, radius of ring is r, is placed in a magnetic field and shown in a figure and released, then find its angular speed when it is rotated by 90 degree। इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा जब ये 90 डिग्री से घूम जाएगा? सर अपने आप थोड़ी ना घूम जाएगा, छोड़ दोगे तो घूमेगा। क्यों घूमेगा? अब देखो असली मजेदार चीज, इसलिए घूमेगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सा है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, कहां है? ये रहा, इधर है एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ। तो यहां पे यूज करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COMB, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का फाइनल वैल्यू। ओह दादा, जैसे मैंने रिलीज किया था, रिंग इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन अ फिगर, इस रिंग को इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने प्लेस किया था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0। पोटेंशियल तो देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा, तो इनिशियली जैसे ही मैंने प्लेस्ड किया था, इनिशियली देखो ऐसे किया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -MB cos 90 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फोर्स तो लग नहीं रहा, ट्रांसलेट तो करेगा नहीं, करेगा भी तो क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो फाइनली मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड ही पूछा आपसे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगा -MB cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पे रख के छोड़ोगे तो तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा, ऐसे की तरफ, ऐसे टॉर्क लगाएगा, तो तुरंत से ऐसे घूम जाएगा। देखो ना, ये डाइपोल ऐसे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल M आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे। तो एक चीज ध्यान रखना कि इस डायमीटर के अबाउट ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे डाइपोल रख के छोड़ोगे, जैसे रेक्टेंगुलर डाइपोल तुमने ये रखा था तो ऐसे ही घूमता था ना, तो ये तुम्हारा सर्कुलर डाइपोल है, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो जब वो 90 डिग्री से घूम जाएगा, तो 90 डिग्री से घूमने के बाद ये फील्ड के लॉन्ग आएगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री था मैग्नेटिक मूवमेंट, 90 डिग्री से घूम जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। बहुत सही। cos 90 0 होता है सर, ये तो खत्म, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा MB बराबर हाफ I की वैल्यू हो जाएगी MR स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। MR स्क्वायर बाई 2 कैसे? MR स्क्वायर बाई 2 कैसे? रिंग डायमीटर के अबाउट लिया, 2 दूना 4, और ये काट मत देना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को लिख लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को चाहो तो लिखो करंट I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, नहीं तो एम से एम तुम काट दो, क्या पता। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बताओ क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा 2 दूना 4, 4 I पाई B बटा M। 2 दूना 4 उधर गया, ठीक है, I है, हाँ है, पाई है, हाँ,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो 4 पाई आई बी, 4 पाई आई बी बटा एम नीचे, ये आएगा तुम्हारा जवाब। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 आई पाई बी बटा एम ये आएगा। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे डाइपोल को अगर थीटा एंगल से रख के छोड़ते थे तो टॉर्क लगता था ये जीरो पे आने की कोशिश करता था, लेकिन जब जीरो पे आने की कोशिश करते करते जीरो पे आता था तो यहाँ पे कुछ स्पीड गेन करता था जिसकी वजह से आगे निकल जाता था, तो टॉर्क उल्टा लगता था। तो सर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था। क्या यहाँ पे भी अगर मान लो कि एक डाइपोल है मैग्नेटिक और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल बताइए तो। अरे यार सही तो बनाया था, सही तो बनाया था यार, मैं कंफ्यूज हो गया। दोनों के बीच में एंगल बताइए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल, फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल आपका बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बाहर। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड तो डॉट डॉट है और मैग्नेटिक डाइपोल ये करंट आई है, वैसे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर इस डाइपोल को थोड़ा सा थीटा एंगल ऐसे घुमा के छोड़ो तो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगे, सॉरी वाइब्रेट करने लगे, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड देखो, ये ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन कर रहा है कि रोटेशनल? ऐसे ऐसे करेगा, जैसे ये ऐसे ऐसे करता है ना, ये ऐसे ऐसे करेगा। तो सर यहाँ पे जैसे थीटा एंगल से घुमा के छोड़ेंगे तो टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा, हाँ, लेकिन थीटा स्मॉल होना चाहिए फॉर एस एच एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए थीटा क्या होना चाहिए? सर थीटा स्मॉल होना चाहिए। तो आप टॉर्क को लिखेंगे आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी इंटू थीटा। अल्फा को रहने दीजिए, आई को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा एम बी बटा आई इंटू थीटा। आप जानते हैं एस एच एम का कंडीशन होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। माइनस तो माइनस बताता है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर आप एंगुलर डिस्प्लेस करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एम बी बटा आई। इसको पढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टाइम पीरियड देख लेना, मजा आ जाएगा। तो सर ये ओमेगा आ गया, हाँ ओमेगा को लिख सकते हम 2 पाई बाई टी, तो हो जाएगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट अंडर एम बी बटा आई। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी। वहां पे क्या था याद करो, टी इज इक्वल टू 2 पाई आई बटा पीई, और यहां पे क्या आया है आई बटा एम बी, बस खत्म। ठीक है, ये समझ ले, इस पे उतना क्वेश्चन आता नहीं, बस समझ ले, सिमेट्री से समझ ले, वो भी बहुत है। मतलब ये दोबारा पढ़ाया गया आपको, दोबारा पढ़ाया गया, सारी चीजें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी हुई। नेक्स्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको आइए समझते हैं, बहुत ईजी है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? होता इसमें ऐसा है, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैट में कि करंट डिटेक्ट करता है, तो करंट कैसे डिटेक्ट करता है सुनिए। ये मान लीजिए कोई सर्किट है, सर ये सर्किट है मेरा, रेसिस्टेंस है, इसमें बैटरी लगा है, इसमें कुछ करंट आई फ्लो, ये हमारा सर्किट। अब इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें मेजर करना है। तो हम कैसे मेजर करते हैं? तो हम लाते हैं एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कंपोनेंट्स, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक बार परमानेंट मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ। वो आप समझ रहे हैं, बनाएंगे तो थोड़ा गंदापन लगेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर में डेवलप कर लेते हैं। और बीच में लगा देते हैं एक नॉन मेटालिक गोला, गोला गोला स्फीयर बना देते हैं, ऐसा ये स्फीयर बना देते हैं, और इस स्फीयर पे लपेट देते हैं तार को। जैसे तार को लपेटते हैं, देखिए ऐसे ऐसे तार लपेट देते। तो सर ये तो तार आपने लपेट दिया, इसमें करंट नहीं फ्लो करा, सिंपल तार लपेट दिया। तार में मान लो कि एन लूप लगा दिया, इन बार लपेट। अच्छा, फिर अब हमें जिस भी सर्किट में करंट मेजर करना होता है उस सर्किट से इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे मिटाया। तो सर ये जो करंट यहां से बह रहा था, इस करंट का कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है, हाँ ऐसे आई करंट इसमें बहने लगा। तो जैसे ही इस एन लूप में करंट बहने लगेगा, तो करंट कैरिंग लूप तो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, हाँ, और मैग्नेटिक डाइपोल और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा,
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक डाइपोल के बीच से पास करेगा तो सिर्फ तो टॉर्क लगेगा। हाँ देखो ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही होता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप कहां से बना? ये करंट कैरिंग लूप बना, ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा है इसमें, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है इसमें, ऐसे ऐसे करंट जाएगा, ये करंट कैरिंग लूप बन गया। तो करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क कितना लगेगा? एम बी साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा सर। हाँ, जहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बोलो? आई इंटू ए। अगर इस लूप का एरिया ए है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एक लूप थोड़ी ना, एन लूप है, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। और हम थीटा ऐसे रखते हैं कि 90 डिग्री होता है, तो ये 1 हो गया। थीटा को हम 90 डिग्री रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड। सर ये तो हमें पैरेलल लग रहा है बेटा, ऐसे नहीं कॉइल को लपेटते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझा। तो कॉइल ऐसे लपेटा होता है, ये 3D फिगर में कैसे बनाऊँ? ऐसे लपेटा होता है, जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, ऐसे लपेटा है, मतलब ऐसे ऐसे लपेटा है। हाँ ऐसे 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 लपेटा है। एकदम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तुम्हारा बाहर की तरफ बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया। अबे 3D डायग्राम है, थोड़ा सा खुद भी विजुअलाइज कर सको, ठीक है। तो सर ऐसे टॉर्क लगेगा, तो इस एक्सिस के बाद मान लो कि ऐसे ऐसे आपने लपेट दिया, चलो ऐसे ऐसे लपेट दिया, इधर मैग्नेट, तो टॉर्क लगेगा, तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे मान लो एक्सिस के, तो ऐसे घूम गया, तो घूम जाएगा एकदम। तो ये घूमेगा तो सही, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक गया, तो मैं एम मास के ब्लॉक को वी वेलोसिटी से फेंक दूं, तो जाके स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग दबता जाएगा, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, और इसके कंप्रेशन की वजह से इसका स्पीड थोड़ा कम होता जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगा है? नहीं, यहाँ पे एक रोटेशनल स्प्रिंग लगा है। तो रोटेशनल स्प्रिंग कैसा होता है? रोटेशनल स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है कि जब ये घूमेगा तो इसके रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा। जैसे देखो, मान लो ऐसा स्प्रिंग लगा दिया, ऐसा स्प्रिंग लगा दिया, टॉर्जनल स्प्रिंग बोलते हैं इसको। जब मान लो ऐसे घूमा, तो इसके घूमने को अपोज करेगा। जैसे ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, मैं यहाँ पे डार्क कलर से बनाता हूँ स्प्रिंग, देखो ऐसे ऐसा स्प्रिंग लगा होता है, ऐसा स्प्रिंग लगा होता है। क्या होता है, जब ये ऐसे घूमने की कोशिश करता है ना, ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, इधर से लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लगा हुआ स्प्रिंग, रोटेशनल स्प्रिंग होता है। जैसे ये जैसे ही घूमेगा, जैसे घूमेगा कैसे, वो देखो, मान लो कि मेरे पास वो टॉर्जनल कांस्टेंट पढ़ा था तुमने सिलेंडर में। जैसे तुम्हारे भाई से बहन से कभी लड़ाई हो जाती है, मेरा ये स्वेट शर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्वेट शर्ट से थोड़ा समझाता हूँ। देख क्या होता है कि हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, हाँ ऐसे घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के ऐसे घुमाते हैं। अब जितना ज्यादा दम लगाएंगे उतना घूमेगा, वैसे घूमेगा, और जब हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसे रोटेट कर गया। तो उसी तरीके से इस पे क्या लगा होता है, एक रोटेशनल स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है। जब ये घूमता है तो इस स्प्रिंग को दबाता है। अब जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा सर, उतना ज्यादा ही घूमने की कोशिश करेगा, हाँ उतना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। मैं सिंपल से ये कह रहा हूं कि मान लो कि ये स्प्रिंग लगा हो और इस एम मास के ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से तुम फेंकते हो, तो क्या होता है सर, इस पे जाके फोर्स लगाता है, तो ये कंप्रेस हो जाता है और मैक्सिमम कंप्रेशन पे रुक जाता है। तो ट्रांसलेशनल स्प्रिंग फोर्स लगा के इसने बैलेंस किया। अब क्या हो गया कि रोटेशनल स्प्रिंग है, ये ऐसा स्प्रिंग है और ये स्फीयर यहां पे बाउंडेड है, तो जब ये स्फीयर घूमेगा तो स्प्रिंग को ऐसे रोटेशनल कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग यहां पे टॉर्क लगा के इसको रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग ने मान लो टॉर्क लगाया सी इंटू थीटा। अब देखो, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा ये घूमेगा, तो थीटा उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा। जैसे स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स आप देखते हो ना, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सर, के एक्स होता है। उसी तरीके से स्प्रिंग टॉर्क, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई सवाल इस पे कहीं नहीं बनता है, इस पे भी सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ कंसेप्चुअली समझना है। सी थीटा, स्प्रिंग जब फोर्स लगाएगा तो के एक्स, और स्प्रिंग जब टॉर्क लगाएगा तो सी थीटा। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, सी क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट। सी है बेटा टॉर्जनल कांस्टेंट, एक स्प्रिंग के लिए फिक्स्ड होता है ये, सी आपका टॉर्जनल कांस्टेंट, मैंने यहां पे लिख दिया। सी इज योर टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉ इज टॉर्क, एन इज नंबर ऑफ लूप। देखिए कैपिटल एन इज, कैपिटल एन कहां लगा है, 2 बार यही लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए n is number of loop, capital N is number of loop, I is current in a loop, m is magnetic moment, a is the area of loop, area of loop।
अच्छा, तो इक्विलिब्रियम मान लो कि टॉर्क लगाया, करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक फील्ड ने टॉर्क लगाया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वजह से लूप घूमेगा तो स्प्रिंग को दबाएगा, और स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, उसको बैलेंस करेगा। तो मान लो किसी थीटा एंगल पे बैलेंस हुआ, तो हमें पता चल गया कि आई करंट के लिए अगर थीटा डिफ्लेक्शन है तो 2 आई करंट के लिए 2 थीटा डिफ्लेक्शन होगा। करंट को मेजर कर लेंगे थीटा मेजर करके। अच्छा, तो इस दोनों टॉर्क को हम बैलेंस करें। हाँ, तो इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, ऐसा थोड़ी नहीं कि करंट बहा तो ये रोटेट करता ही रह गया, घूमता हुआ कांटा दिखाई दे रहा है। अरे कांटा एक रीडिंग पे जाके रुकता है ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये टॉर्क एन आई ए बी बराबर सी इंटू थीटा। तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी बटा सी, जहां पे एन है नंबर ऑफ लूप, आई है करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, ए है एरिया और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सर यहां से समझ आया कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ, तो जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा एंगल से ये डिविएट होगा, और उतना ज्यादा एंगल से डिविएट होगा, यहाँ पे एरो लगा होता है, और ये एरो रीडिंग देता है यहाँ पे। जितना ज्यादा घूमेगा ये एरो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। बहुत ईजी है। तो यहां पे हमें यही समझना है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एक तो ये समझना है। दूसरा, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट करंट के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है। मान लो कि 1 एम्पियर करंट आया, उससे 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। मान लो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, थीटा 1 डिग्री। मान लो 10 एम्पियर करंट आने से थीटा 1 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, और 100 एम्पियर करंट आने से थीटा 1 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। तो किसमें ज्यादा सेंसिटिव है? सेंसिटिव मतलब किसमें ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, किसमें ज्यादा अच्छा रीडिंग ले सकते हैं, किसमें एरर कम होगा, ज्यादा सेंसिटिव किसमें, ज्यादा सेंसिटिव। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, जैसे तुम हो, होते हैं लोग अलग होते हैं। जैसे मैं किसी को इतना गाली दे दूं, कुछ भी बोल दूं, वो एकदम निर्लज है, थेथर एकदम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई बात नहीं, अरे तू गधा है तू बेवकूफ है, तू चोमू है, बैगन का शकल है तेरा और किसी को बोल दो एकदम बेवकूफी वाली काम कर रहे हो यार तुम, हमको कैसे बेवकूफ बोल दिया, पागल मास्टर, पागल मास्टर को बेवकूफ बोल, खुद ही बेवकूफ है, पढ़ाने नहीं आता, हमको बेवकूफ बोल रहा, पागल मास्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम हाईली इंसेंसिटिव हो। मतलब इंसेंसिटिव, पहले वाला तुम हाईली इंसेंसिटिव। तुमको गाली दे लो, तुमको बोलो तू बैगन का शकल का एकदम चोमू है, तू बेवकूफ है, तू घटिया है, बहुत मारूंगा तुम्हें, तो थप्पड़ भी मार दिया कोई बात नहीं, गधा कहीं, अकलोल, घनघोर बायोलॉजी, दिमाग जब बट रहा तो कहां था, गधा कहीं, ऐसी गलती करता है हम लोग कोई बात नहीं, अगली बार से सुधार लेंगे। तो तुम एकदम हाईली इंसेंसिटिव, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा गाली का, डांट का। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते हैं, बेवकूफी, कैसी कैसी बेवकूफियत वाली हरकत कर रहे हो, हम नहीं बेवकूफ, आप बेवकूफ, कैसी तुम्हारी शकल है। सर आपने शकल देखी है, हम कितना गंदा शकल है आपका, देखो बाल है नहीं सर पे, कैसी शकल है आपकी। हमको बोलते हैं बैगन की शकल, खुद का शकल देख लो, हमको बोलते हैं बैगन की शकल। अपना देखा है कभी शकल ढंग से? मोटा आदमी, मोटू, गंजा, बेवकूफ मास्टर, पढ़ाने आता नहीं है, चिल्लाता है बस। तो एक को मैंने सिर्फ बेवकूफ बोला, तू मुझे गाली दे रहा, तू उसको कहते हैं हाईली सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पापा की पढ़िया है ये। हाँ, मगरमच्छ भी हो तुम, पापा के मम्मी के मगरमच्छ। ये ऐसे 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 होते हैं लड़के लड़कियां, एकदम हाईली, उनको कुछ भी बोल दो एकदम हमको ऐसे बोल दिया, पागल मास्टर, गंजा मास्टर, बेवकूफ मास्टर, हमको ऐसे बोल दिया, गधा मास्टर। कुछ होते हैं, तो बताना तुम्हारी सेंसिटिविटी कैसी है, मतलब बहुत हाईली सेंसिटिव हो कि एकदम निर्लज हो, थित्तर हो, जीरो सेंसिटिव है सर, हमको मार भी दोगे, लात भी मारोगे, गाली भी दोगे, हम ऐसे ही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो हमें यहां पे कैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? मान लो 1 एम्पियर करंट गया तो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा, अब 100 एम्पियर का करंट जाने से 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो मतलब लेस सेंसिटिव है ये। इसमें 100 एम्पियर जाने के बाद 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन, इसमें 1 एम्पियर से 1 डिग्री, 100 एम्पियर में 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, ये जोरदार है। तो हम कोशिश करते हैं हाई सेंसिटिविटी रखने का। हाई सेंसिटिविटी का मतलब होता है कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी में हम क्या चाहते हैं? करंट सेंसिटिविटी में हम चाहते हैं थीटा ज्यादा हो
और करंट कम हो, मतलब कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। मान लो सब में तुमने 1 एम्पियर करंट बहाया, 1 एम्पियर के लिए कोई 4 डिग्री रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1 एम्पियर के लिए 2 डिग्री रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन ज्यादा सेंसिटिव हुआ? 4 डिग्री वाला। कम से कम 1 डिग्री में 4 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सॉरी 1 एम्पियर में 4 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो आधे एम्पियर में 2 डिग्री, 0.25 एम्पियर में 1 डिग्री, तो उसमें एरर कम होगा, मेजरमेंट में। तो हम करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और हम जानते हैं थीटा की वैल्यू ये है एन आई ए बी बटा सी। तो आई को नीचे लाओ तो थीटा बाई आई आ जाएगा। देखो ना, आई को जस्ट इधर ले आओ तो क्या बनेगा? एन ए बी बटा सी। इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू एन ए बी बटा सी, जहां पे एन है नंबर ऑफ लूप, ए है एरिया, और ये तुम्हारा क्या है? ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा रखें करंट सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ लूप जितना ज्यादा होगा करंट सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगा, और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तुम्हारा आ गया करंट सेंसिटिविटी। बस यहां पे यही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना आपको। करंट सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये होगा आपका एन ए बी बाई सी। तो ये गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी। दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब कितना वोल्टेज मेजर करके बताएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा सर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज बराबर क्या होता है? वी को हम आई आर भी लिख सकते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा उसको लिए हम करंट सेंसिटिविटी बताते हैं। अब जो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा इनटू इसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेसिस्टेंस ले लेते इसका, तो आई इंटू आर हो गया तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब रेसिस्टेंस हो गया, तो वी को हम लिख सकते हैं आई आर, आई इंटू आर थीटा, थीटा बाई आई हो गया करंट सेंसिटिविटी। तो ये होगा करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस, ये होता है तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस बराबर करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू ये रही एन ए बी बटा सी आर, जहां पे आर है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यह आ गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, यह आ गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। वीएस बराबर एन ए बी बटा सी आर, एन ए बी बटा सी आर। समझ आ गया बेटा? एन ए बी बटा सी आर। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, इफ द करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल, if current sensitivity becomes double by doubling number of turns, then voltage sensitivity will becomes, तो voltage sensitivity उसका क्या हो जाएगा? current sensitivity becomes double by doubling number of turns, current sensitivity becomes double by doubling number of turns, then voltage sensitivity will becomes, देखो करंट सेंसिटिविटी जो होता है आई एस, वो होता है करंट नहीं, करंट सेंसिटिविटी आई है थीटा बटा आई, वो होता है एन ए बी बटा सी। सी टॉर्जनल कांस्टेंट स्प्रिंग का, वो फिक्स होता है एक स्प्रिंग के लिए, वो तो चेंज करोगे नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल बाय डबलिंग नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या कर दिया? इसमें से डबल कर दिया, ऐसे गोला लगा है, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने डबल कर दिया, तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया। तो बोला है देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बिकम्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा Vs इज इक्वल टू एन ए बी बटा सी आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं डबल करूंगा? अब अच्छे से सोच के जवाब दीजिए, बताइए, आप बताइए। सर ये भी डबल हो जाएगा? नहीं, ये रहेगा रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। ये नहीं आया समझ, आएगा। एक बात बताओ, करंट सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस ऐसी कोई चीज तो लेते नहीं है? नहीं सर, करंट नहीं लेते, सिंपल लेते हैं एन ए बी बटा सी, सिंपल लेते हैं एन ए बी बटा सी। हाँ, करंट सेंसिटिविटी में हम सिंपल लेते हैं एन ए बी बटा सी, बहुत इजी रहता है एन ए बी बटा सी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या लेते हैं सर? एन ए बी बटा सी इंटू आर। आर क्या है सर? रेसिस्टेंस। किसका? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में किस चीज का रेसिस्टेंस? मैग्नेट का नहीं, गोला का नहीं, इस वायर का ही तो जिसमें करंट जा रहा। हाँ, तो अगर तुम नंबर ऑफ लूप डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से रेजिस्टेंस डबल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। ओ माँ गो टू लव, यस।
ये था एक बढ़िया जोरदार सवाल, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाई 20%। मतलब करंट सेंसिटिविटी को 20% बढ़ा है। कैसे बढ़ा है हमें नहीं पता, बस करंट सेंसिटिविटी को 20% बढ़ा दिया है। तो करंट सेंसिटिविटी मान लो 20% बढ़ गया तो 120% हो जाएगा। 120% ऑफ इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, 120% में परसेंटेज हटाओगे तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा IS। अरे परसेंट हटाओ, 100 से डिवाइड देगा, 20% बढ़ाया तो 120% हो गया, परसेंटेज हटाओगे तो 1.2 ऑफ IS, मतलब फाइनल करंट सेंसिटिविटी 1.2 टाइम्स हो गया। ओके, एंड रेसिस्टेंस इज डबल्ड, और साथ साथ में रेजिस्टेंस भी उसका डबल किया है, रेजिस्टेंस डबल कर दिया। देन कैलकुलेट फैक्टर बाय विच वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस। तो भाई साहब वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है VS, वो होता है करंट सेंसिटिविटी बटा रेजिस्टेंस। अब नेट करंट सेंसिटिविटी जो हुआ है वो 1.2 टाइम्स हो गया, 1.2 टाइम्स हो गया है, और रेजिस्टेंस को इसने बोला है कि हमने कर दिया डबल, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 2R। तो 1.2 बटा 2 हो जाएगा 0.6, तो 0.6 टाइम्स वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका चेंज होगा। 0.6 टाइम, 0.6 टाइम को हम कह सकते हैं 3/5 गुना। अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस। सर यहां भी अगर आप करंट सेंसिटिविटी को 1.2 करोगे तो रेजिस्टेंस भी 1.2 होना चाहिए। भाई साहब करंट सेंसिटिविटी जो होता है सिर्फ नंबर पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, N A B बटा C एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो बोला कि नेट करंट सेंसिटिविटी को हमने 20% बढ़ाया और रेसिस्टेंस को डबल किया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, ये सवाल है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर फाइनल करंट सेंसिटिविटी बटा फाइनल रेजिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी क्या हुआ, 1.2 टाइम्स हो रहा, वोल्टेज क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, 2R हुआ। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी, 1.2 बटा 2 हो जाएगा 0.6, 0.6 को हम लिख सकते हैं 3/5, तो 3/5 गुना चेंज हो जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। हमने हर एक चीज को अच्छे से समझ लिया। हाँ, अब कुछ बच्चे बोले सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपने नहीं बताई इसी चैप्टर में। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, पूरा मैग्नेटिज्म हमें अभी पढ़ना बाकी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हम ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद। इस लेक्चर को अच्छे से कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड बार मैग्नेट। धन्यवाद।